गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 बीएसटी के जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया, उसका ये लास्ट वीडियो है। इसके पहले हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के बारे में, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स के बारे में, मेजर ट्रेड सेंटर्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडिया का क्या रोल था उस समय, फ्रॉम 180 टू 1991। ठीक, काफ़ी बड़ा समय लिया जा रहा है हम लोग इस हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। इसको शॉर्ट में समराइज़ किया गया है एनसीईआरटी में। तो बिटवीन फर्स्ट एंड 17th सेंचुरी, यहाँ पे 7th सेंचुरी लिखा हुआ है बट ये रॉन्ग मिसप्रिंटेड है, मीन्स हिंदी वर्जन में सही दिया हुआ है 17th सेंचुरी। तो बिटवीन द फर्स्ट एंड 7th सेंचुरी CE, India is estimated to have the largest economy of the ancient and medieval world, controlling about 1/3 and 1/4 of the वर्ल्ड्स वेल्थ टाइमलाइन। ठीक, इस टाइमलाइन में आप देख सकते हैं जो भी ये पिक्चर बना हुआ है कि इसमें 1 AD से लेकर के, ठीक, और 16 जहाँ तक ये पूरा का पूरा ये लाइन गया है, मीन्स कि 1700 AD तक। ठीक, यहाँ पे 1700 AD टू 1750 AD 25% ऑफ वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियल आउटपुट, इस जो डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है 1700 से 1750 तक, यहाँ तक देखेंगे तो जो पूरे वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट का 25% जो है कम से कम इंडिया में होता है। ठीक है, ये 32% से लेकर के 25% तक वेरी कर रहा है। मीन्स फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी तक इंडिया वाज फर्स्ट, मीन्स इंडिया वाज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द एंशिएंट एंड मिडिवल वर्ल्ड। द कंट्री वॉज ऑफन रिफर्ड टू एज स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप, इसीलिए कंट्री को स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप भी कहा जाता है। और मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, अल्बरूनी, ये जितने भी इब्न बतूता या फ्रैंकोइस, जितने भी यात्री आए हैं समय समय पर, उन्होंने इसका वर्णन अपने यहाँ से जाने के बाद जो किताबें लिखी हैं उसमें किया है कि जो इंडिया था, पहले जो भारतवर्ष था, वो स्वर्ण भूमि के नाम से, किसी ने स्वर्ण द्वीप के नाम से इसको संबोधित किया है। द प्री कॉलोनियल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री वॉज एन एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड मेड द यूरोपियंस एम्बार्क ग्रेट वॉयज ऑफ डिस्कवरी। ठीक, जब तक इंडिया गुलाम नहीं हुआ था, ठीक है, कॉलोनी नहीं बनी थी किसी की, तो यहाँ पे कॉलोनी बनना मतलब किसी का गुलाम ही होना है। तो इनिशियली तब तक तो जितने भी समुद्री यात्री थे उनके लिए ये कौतूहल का विषय होता था। हमेशा वो एक टारगेट रखते थे कि हम इंडिया के लिए नए नए सी रूट्स खोजेंगे जिससे व्यापार हो सके। तो इनिशियली दे केम टू प्लंडर द, बट जनरली क्या है कि शुरुआत में जितने भी बहुत सारे लोग जो है या लुटेरे के तौर पे लूटने के लिए भारत आए, पर उनको लगने लगा कि हाँ, लूटने से ज़्यादा अगर हम बिज़नेस करेंगे तो हमेशा के लिए कमा सकते हैं और सेफली, ठीक है, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी विरोध के। तो वो धीरे धीरे व्यापार करने में अपना इंटरेस्ट बढ़ाने लगे। डिस्पाइट द ग्रोइंग commercial sector, it is evident that the 18th century India was far behind Western Europe in technology, innovation and ideas. It means that कि व्यापार में भले ही इंडिया ज़्यादा हो, संसाधन इंडिया में बहुत हो, लेकिन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में या आइडियाज़ में 18th सेंचुरी तक आते आते इंडिया यूरोप से काफ़ी पीछे हो गया। ठीक, सारे इन्वेंशन में और टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में। तो विद द इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अब आप लोगों को सभी लोगों ने अंग्रेज़ों की लड़ाई या अंग्रेज़ों की हुकूमत के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे प्रभुत्व बढ़ा तो वो उन्होंने क्या किया, इंडिया को इस तरीके से तब्दील कर दिया कि इंडिया रॉ मटेरियल ले जाते थे विदेश में, वहाँ से फिनिश्ड गुड्स बना करके यहाँ पर ले आकर के बेचते थे। मीन्स इन्हीं का सामान फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट्स करके इन्हीं को ज़्यादा दामों में बेचते थे। ठीक, यहाँ पर से और जितने भी टैक्सेस थे उनको, जो भी वो टैक्स कलेक्ट करते थे इंडियन से, उसको, उस पैसे को वो रॉ मटेरियल्स ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो मीन्स इंडिया से किसी भी हर तरीके से जो है वो जो धन है वो लूट कर ले जा रहे थे, और इसीलिए इंडिया जो है वो ग्रोन अप नहीं कर पाया 18th सेंचुरी में। 17 तक तो फिर भी उसका काफ़ी अच्छा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, भले ही वो फिर बाहरी आक्रमणकारियों के ग़ुलामी में था। फिर मुग़ल एम्पायर का शासन आया, बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भी थे।
फिर भी संसाधन में कोई कमी नहीं रही कभी भी। द ब्रिटिश एम्पायर बिगेन टू टेक रूट्स इन द इंडिया इन द मिड 18th सेंचुरी। द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज रेवेन्यूज जनरेटेड बाय द प्रोविंसेस अंडर इट्स रूल्स फॉर परचेजिंग द इंडियन रॉ मटेरियल स्पाइसेस एंड गुड्स। वही बात बता रहा है कि रॉ मटेरियल्स स्पाइसेस और गुड्स खरीदने के लिए इस्तेमाल करते थे और फिर यहीं पे आ करके बेचते थे। इससे क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल हो गया और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स हो गया। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब आज़ादी के बाद की क्या स्थिति थी, तो आज़ादी के बाद इंडिया जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था उसको री इंडस्ट्रियलाइज़ किया गया। ठीक है, प्लानिंग की गई, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की गई, मीन्स केंद्र सरकार से पूरे देश के लिए एक प्लानिंग की जाने लगी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1952 में इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, हर साल 5-5 साल का प्लान बना करके उसको फिर ग्रोन अप करना चाहा गया, जिससे कि हर 5 साल में किसी न किसी विशेष सेक्टर पे फोकस किया जाने लगा, जिससे कि हर सेक्टर को जो है प्राथमिकता के तौर पर डेवलप किया जा सके। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स द इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप एट अ रैपिड पेस। ठीक है, इन सब के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं पा रही थी। तो लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, राइज इन पॉपुलेशन, ह्यूज एक्सपेंडिचर, इसके बहुत सारे कारण थे कि जैसे पूंजी की कमी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाना, एक्सपेंडिचर बहुत होना डिफेंस पर भी, ठीक है, सुरक्षा पर, मतलब जो आर्म्स एंड एमिनेशंस हैं उस पर भी ज़्यादा खर्च करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा ना होना, इन सब से क्या रिज़ल्ट में आया कि इंडिया जो है विदेशी उधार के चक्कर में पड़ गई। ठीक है, काफ़ी दब गई। इंडिया रिलाइड हैवली ऑन बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एंड फाइनली एग्रीड टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991। और इन सब को फिर उधार से बचने के लिए और अपने इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 1991 में लिबरलाइजेशन लाना पड़ा इंडिया को। द इंडियन इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अब हम लोग आज की स्थिति पढ़ेंगे कि आज क्या स्थिति है। तो आज तो ये स्थिति है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड टुडे। ठीक, एंड प्रिफर्ड एफडीआई डेस्टिनेशन, एफडीआई करने के लिए ये सबसे मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है वर्ल्ड में इस समय। अगर किसी मोस्ट प्रिफर्ड एफडीआई डेस्टिनेशन के तौर पे किसी कंट्री को देखा जा रहा है तो वो इंडिया है। राइजिंग इनकम, यहाँ पे उसका कारण है कि यहाँ पे लोगों का अब इनकम बढ़ रहे हैं, सेविंग्स बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ के चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा, तो किसी भी जो एक्सपोर्टर कंट्री है उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट सिद्ध होगा। ठीक, 140 करोड़ की जनता है नियर अबाउट। तो हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड विच आर लाइकली टू ग्रो एट अ रैपिड पेस वर्ल्ड ओवर एंड द रिसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि 2015 से 20 तक के लिए 5 सालों के लिए बनाई गई है। ये सब हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमी को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट और ट्रेड बैलेंस को बढ़ाने में। तो दिस इज़ द ओनली summary of the history of trade, India and commerce, and next section is your nature and concept of business। तो यहीं पे हमारा पहला सेक्शन जो है पहले चैप्टर का वो ख़त्म होता है और नेक्स्ट सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग।